प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था बच्चों, पाठ नंबर तीन परमाणु व अणु। परमाणु व अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पाठ 3, क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th। तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों अणु। मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मॉलिक्यूल, ठीक है। परमाणु को एटम बोलते हैं। तो देखिए अणु क्या है। दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अणु। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अणु। और परमाणु आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूं उदाहरण। जैसे बच्चों परमाणु क्या नहीं रह सकते? स्वतंत्र नहीं रह सकते। अधिकांश तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। और कौन से बल के द्वारा? आकर्षण बल के द्वारा जुड़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु और एक परमाणु, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? 2 परमाणु। और अणु कितना हो गया? 1। हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के यानी हाइड्रोजन के परमाणु है 2 और अणु है कितना? 1। परमाणुओं की संख्या कहाँ पे मिलती है? लेग्स में यानी पैरों में। और अणुओं की संख्या कहाँ पे मिलती है? साइड में। और टोटल परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में टोटल परमाणुओं की संख्या का कैसे पता चलता है? इसको इसके साथ गुणा कराओ, 1 दूनी 2 परमाणु है। तो इस सूत्र में हाइड्रोजन के परमाणु 2 है और अणु कितना है? 1। अणुओं की संख्या कहाँ पे मिलेगी? साइड में, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला हो गया। ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में मिलते हैं, यानी 2 परमाणु, एक ऑक्सीजन 2 परमाणु, तो ऑक्सीजन का अणु हो गया 1, ठीक है। तो 1 दूनी 2 परमाणु है इस सूत्र में। और अणु कितने हैं? 1। अणुओं की संख्या कहाँ पे मिलती है? साइड में। और परमाणुओं की संख्या कहाँ पे मिलती है? लेग्स में। और परमाणुओं की संख्या को, किसी परमाणु के अंदर परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। जैसे ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिल गए तो O3, ओजोन का अणु कितना है? 1। तो ये तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र है। हाइड्रोजन गैस, अकेला हाइड्रोजन स्वतंत्र नहीं रह सकता, लेकिन H2 फॉर्म में क्या रह सकता है? स्वतंत्र रह सकता है। तो ये एक पदार्थ ही बन गया। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अणु और दूसरा यौगिक। ये हो गया ऑक्सीजन गैस। और तीसरा हो गया ओजोन गैस। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ओजोन गैस जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? ओजोन मंडल के अंदर, ठीक है। ओजोन मंडल के अंदर क्या पाई जाती है? ओजोन गैस।
ये एक विषैली गैस है बच्चों, लेकिन ये पृथ्वी के लिए एक बढ़िया काम करती है, आवश्यक कार्य संपादित करती है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, अवशोषित करती है। ये किसको, अल्ट्रा वायलेट रे, सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें, पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रे, जिनको क्या करती है, अवशोषित करती है। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो ओजोन परत है उसमें क्या हो गया, छेद, जिस कारण कुछ मात्रा में पराबैंगनी किरणें कहाँ पर पहुँच रही हैं, पृथ्वी पर पहुँच रही हैं, और मानव में त्वचा संबंधित रोग हो रहे हैं। यानी अल्ट्रा वायलेट रे के कारण त्वचा का कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये किसको अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को। लेकिन वो छेद किस कारण हुआ, वो हुआ CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रियोन बोलते हैं। और फ्रियोन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में और शीत संग्रहगारों में, AC में, एयर कंडीशनर, वातानुकूलन यंत्र, उसमें होता है। यानी जो CFC है उसके कारण ये क्षयित होती है, इसमें छेद हो रहा है वो। ठीक है, तो सन 1986 में सभी देशों की मीटिंग हुई कि CFC के प्रयोग को सीमित कर दिया जाए, लेकिन सभी को AC चाहिए, सभी को फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए, तो इसके उपयोग को सीमित नहीं किया गया। तो अब भुगतो। कहने का मतलब वो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो छेद है ओजोन परत में, वो बढ़ रहा है और वैज्ञानिक चिंतित है। वो किसके कारण बढ़ा है, वो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रियोन बोलते हैं, इसके कारण ओजोन परत में छेद हो गया। और कुछ मात्रा में पराबैंगनी किरण कहाँ पे पहुँच रही है, धरती पे। तो ओजोन परत, ओजोन गैस जो है वो खुद एक विषैली गैस है, लेकिन ये पृथ्वी के लिए बढ़िया काम करती है। क्या, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो यहाँ पे ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु और ओजोन का अणु कितना है, 1। अब बात करते हैं बच्चों, जो अणु है वो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। नोट करके मैं आपको बता दूं, मैंने आपको परमाणु समझाया था तो ये बताया था कि परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, लेकिन अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, अस्तित्व में रह सकता है। ठीक है, अब अणु के प्रकार, अणु बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक तो तत्व के अणु और एक यौगिक के अणु। यौगिक के अणु, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ तत्व के अणु का, तो वो अणु जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिले होते हैं, तो वो तत्व का अणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 5, और परमाणु 5 दूनी 10। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, अणु कितना है, 3 अणु है ऑक्सीजन के। अणुओं की संख्या साइड में और परमाणुओं की संख्या लेग्स में। जिसकी साइड में कुछ नहीं होता है ऑटोमेटिक 1 होता है, और जिसकी लेग्स में कुछ नहीं होता है ऑटोमेटिक 1 होता है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 परमाणु हैं और अणु कितने हैं, 3 है ऑक्सीजन के। इसी प्रकार नाइट्रोजन के अणु कितने हैं, 5, और परमाणु कितने हैं, 10। ठीक है, NaCl। अब ये यौगिक हो गया, यानी वो अणु जिसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर के, यानी तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो अणु किसका अणु कहलाता है, यौगिक का। जैसे 5 अणु है किसके, ये यौगिक हो गया। 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो वे यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे तत्व है सोडियम और क्लोरीन, ये आपस में मिले तो यौगिक बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके अणु कितने हैं, 5। यहाँ पे इस यौगिक में सोडियम के परमाणु 5 एकम 5, इसकी लेग्स में कुछ नहीं, ऑटोमेटिक 1 है, तो 5 एकम 5 परमाणु, और इसकी लेग्स में भी 1 है, तो क्लोरीन के भी 5 परमाणु। ये कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट, इसके अणु मान लो 3, तो कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, इसमें 3 तत्व है, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन, तो इसके अणुओं की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, तो ये किसके अणु है, यौगिक के अणु, और ये किसके अणु है, तत्व के अणु। तो अब देखो,
हम बात कर रहे हैं तत्व के अणु के बारे में। तो वह अणु किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार की परमाणुओं से निर्मित होता है। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार की परमाणुओं से क्या होता है? निर्मित। ऑर्गन हीलियम, उदाहरण ऑर्गन जिसका प्रतीक Ar, अक्रिय गैस है, वह हीलियम, He आदि जैसे अनेक तत्व के अणु अनेक तत्वों के अणु एक ही परमाणु से बनते हैं। ठीक है, तो ये एक परमाणु हो गए। लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता। अतः ये क्या होते हैं? अतः ये एक परमाणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है बच्चों, उदाहरण ऑक्सीजन अणु 2 परमाणुओं से। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो वापस। उदाहरण के लिए ये यहाँ पे भी देख सकते हो, उदाहरण ऑक्सीजन अणु कितने परमाणुओं से? 2 परमाणुओं से। ऑक्सीजन अणु का सूत्र क्या हो गया? O2। कितने परमाणुओं से? 2 परमाणुओं से। ठीक है, और से बनता है। अतः इसे क्या कहते हैं? अतः इसे द्विपरमाणु कहते हैं। 2 है परमाणु जिसमें, उसको क्या कहेंगे? ये एक परमाणुक। ठीक है, इनको क्या कहेंगे? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। ये अक्रिय गैसें होती हैं, एक परमाणुक रहती है ये, तो इनको एक परमाणु कहा जाता है। ठीक है, और इनके अलावा जो और अधातु हैं, अन्य अधातु हैं, ये भी अधातु हैं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन अन्य अधातु हैं। ये ऑक्सीजन भी अधातु है। ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विपरमाणुक कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? द्विपरमाणु। और एक और उदाहरण है, यदि ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में संयोग करते हैं, ऑक्सीजन के 2 के स्थान पर 3 परमाणु संयोग करते हैं,
तो ओजोन प्राप्त होता है। तो ओजोन अणु जिसका सूत्र क्या है, O3 प्राप्त होता है। ठीक है, 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु संयोग करें तो ओजोन अणु प्राप्त होता है। अब बात आ गई परमाणुकता, एटॉमिसिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ये परिभाषा आपको पहले ही बता दी मैं, एटॉमिसिटी। ठीक है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता कहते हैं, उस अणु की क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। तो धातु अणुओं व अन्य तत्वों के अणु नोट करके, धातु अणुओं व कुछ अन्य तत्वों के अणु जैसे कार्बन के अणु, सल्फर के अणुओं की संरचना क्या नहीं होती, सरल नहीं होती, सरल नहीं होती है, सरल नहीं होती है। किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु, उनके अणुओं में असीमित परमाणु बंधे होते हैं, असीमित परमाणु बंधे होते हैं। असीमित परमाणु बंधे होते हैं। ठीक है, तो अब एक आपको कुछ तत्वों के परमाणु जो है वो एक परमाणु होते हैं कि द्विपरमाणु होते हैं कि त्रिपरमाणु होते हैं, वो आपको बताएंगे। तो किसी अणु की परमाणुकता क्या होती है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अणु 2 प्रकार की हो गई, एक तो तत्व के अणु और एक यौगिक के अणु। ठीक है, अगर तत्व के अणु आपको टॉपिक करवा रहे हैं तो इसमें क्या है, किसी अणु के अंदर एक ही तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं तो वो उस क्या कहलाएंगे, उस तत्व के अणु कहलाते हैं। ठीक है, वो तत्व के अणु कहलाएंगे। तो देखो तत्वों के प्रकार, कुछ तत्वों की परमाणुकता एक सारणी दी हुई है,
कुछ तत्वों की परमाणुकता से संबंधित एक सारणी दी हुई है। तो देखो यहाँ पे हेडिंग में है पहला पॉइंट, तत्वों के प्रकार, ठीक है, और उसका नाम, ठीक है, और उसकी परमाणुकता, ठीक है, नाम व प्रतीक और लिख लेना साथ में। ये तीन चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ए धातु, क्या है? ए धातु। तो ए धातु देखिए ऑर्गन, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ऑर्गन AR प्रतीक होता है इसका। अक्रिय गैस है, एक परमाणु होती है, ठीक है, ऑर्गन एक परमाणु। हीलियम ये भी अक्रिय गैस है, 6 बहनें हैं ये। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैसें होती है, किसी के साथ नहीं जुड़ती, ठीक है, एक परमाणु। और ऑक्सीजन, ये किसी के साथ में बंध नहीं बनाती, इनकी संयोजकता 0 होती है। आवर्त सारणी में इनको 18वें वर्ग में रखा गया, इनकी संयोजकता 0 होने के कारण 18वें वर्ग को क्या कहा गया है? 0 वर्ग। ऑक्सीजन जिसका प्रतीक क्या होता है? O, ये द्विपरमाणुक, ये कैसे पाया जाता है? द्विपरमाणुक। इसके बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया H, ये भी कैसे भाग लेता है? द्विपरमाणु, ठीक है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन N से डिनोट करते हैं, ये भी कैसे भाग लेगा? द्विपरमाणु। और क्लोरीन, क्लोरीन भी द्विपरमाणु। ये दोनों परमाणु स्वतंत्र रह सकते हैं, हीलियम और नियॉन, लेकिन अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र नहीं रहते। इसके अलावा है फास्फोरस, चतुर्थ परमाणु। फास्फोरस P से लिखते हैं इसको, प्रतीक क्या होता है? P, ये होता है चतुर्थ परमाणु, ठीक है। एक हो गया सल्फर S, ये हो गया बहुपरमाणु, बहुपरमाणु, ठीक है। उसके बाद में आएगा धातु। कौन आ गया? धातु। धातु में सोडियम, जिसका लैटिन भाषा में नाम होता है नेट्रियम, इसीलिए इसका प्रतीक Na है, एक परमाणु। धातु हमेशा एक परमाणु की भाग लेते हैं, ठीक है, एक परमाणु। आयरन, लोहा, जिसका लैटिन भाषा में नाम होता है फेरम, ये भी कैसे? एक परमाणु, ठीक है। और एल्यूमिनियम एक परमाणु, Al प्रतीक होता है, एल्यूमिनियम Al एक परमाणु। उसके बाद आ गया कॉपर, Cu प्रतीक होता है, वो भी एक परमाणु, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भी काम आएंगे। ये रासायनिक अभिक्रिया में धातु एक परमाणु भाग लेती है और लगभग यह धातुएं द्विपरमाणु, ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अणु के प्रकार में, यौगिक के अणु। किसके अणु आ गया? यौगिक के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। अब आ गया यौगिक के अणु। ये उदाहरण तो इसके पहले ही समझा दिए थे मैं। तो इसमें देखो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। तो कुछ यौगिकों के अणु सारणी है, कुछ यौगिकों के अणु की सारणी, कुछ यौगिकों के अणु की सारणी। तो देखो, यहाँ पे एडिंग में है यौगिक, ठीक है, और यहाँ पे है संयुक्त तत्व। भाई कौन कौन से तत्व जुड़े हैं? संयुक्त तत्व। और यहाँ पे द्रव्यमान अनुपात निश्चित अनुपात होएगा। तो जब नंबर 1 पे है जल का सूत्र आप जानते हो H2 होता है। तो इसमें दो ही तत्व है, दो ही तत्वों के परमाणु हैं। एक तो हाइड्रोजन है, एक तो क्या है हाइड्रोजन, और एक है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात होता है वो 1:8। यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में संयोग करते हैं तो जल का निर्माण होता है। दूसरा है बच्चों अमोनिया। क्या है अमोनिया? इसका सूत्र होता है NH3। अमोनिया गैस होती है, इसमें नाइट्रोजन और दूसरा कौन? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो ही तत्वों के परमाणु हैं। तो नाइट्रोजन का अनुपात होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 3। ये टॉपिक आपको पहले भी करवाया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन होता है एक तो, और एक क्या होता है ऑक्सीजन। और ये किस अनुपात में सहयोग करती है? 3:8 में। ठीक है। अब देखो एक सारणी और है। क्या है? एक सारणी और। तो उसमें द्रव्यमान अनुपात है और परमाणु द्रव्यमान है। द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान से क्या आ जाता है? सरलतम अनुपात। तो सरलतम अनुपात हेतु सारणी और दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग में आएगा तत्व, फिर आएगा उनका द्रव्यमान अनुपात, फिर आएगा परमाणु द्रव्यमान यूनिफाइड में,
यूनिफाइड में, और फिर यहाँ पे अपन करेंगे द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। तो इनका जो अनुपात होता है द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान, वो कहलाता है सरलतम अनुपात। क्या कहलाएगा? सरलतम अनुपात। ठीक है। तो तत्व है, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन का 8, 1:8 में संयोग करते हैं, और इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, इसका होता है 16, 8 दूनी 16। ठीक है। तो इसका आ गया द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान 1/1 यानी 1। ठीक है। और इसका आ गया 8/16, 8/16 यानी 8 × 8, 8 दूनी 16, 1/2। ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान बटे द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान, तो इनका सरलतम अनुपात कितना हो गया? 2:1। सरलतम अनुपात कैसे कह रही है? देखो ये है H2 + O2, जब मिलता है तो H2O बनता है। समीकरण जब संतुलित करते हैं, समीकरण संतुलित करते हैं, तो इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है, तो 1 को किससे गुणा करूँगी? 2 हो जाए 2 से। ठीक है। और अब हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर 2 ही है, तो इधर किससे गुणा करूँ? 2 हो जाए, तो वो 4 हो जाए 2 से। तो देखो हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जब मिलता है तो जल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अणु का और ऑक्सीजन के अणु का अनुपात कितना है? 2:1। इसको क्या बोलते हैं? सरलतम अनुपात। यानी सरलतम अनुपात कैसे आता है? जो अणु भाग ले रहे हैं, जो अणु आपस में जुड़ रहे हैं, उनकी संख्याओं का अनुपात क्या कहलाएगा? सरलतम अनुपात। ये कितना होएगा? 2, और ये कितना होएगा? 1। ठीक है। तो ये था आपके यौगिक के अणु, और आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। ये एग्जाम्पल आपको पहले ही करवा दिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और घर पे ये पाठ से किताब से आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। धन्यवाद।